Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Merchant Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of electronic devices and circuits. But before starting with the subject, I would like to share an important information, and that's related to Mission Fateh, the campaign run by Government of Punjab, and it says that we should wash our hands regularly. And along with that, we should wear a mask and use sanitizer whenever we go out. And along with that, we should maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation. So let's quickly move upon to the subject. And today's topic, we are starting with the chapter number 4, that is sinusoidal oscillators. If we will talk about the oscillators, then as far as we have now discussed about the amplifiers. लास्ट लेक्चर तक हम लोग जो थे वो एम्पलीफायर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ऑसिलेटर जो है वो भी एक तरह का एम्पलीफायर ही है, बट ये इसे ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है. और साइनोसॉइडल का मतलब है साइन वेव. जैसे हम लोग नॉर्मल साइन वेव सिग्नल्स की बात करते हैं, एसी सिग्नल्स की बात करते हैं, तो ऐसा एक जनरेटर या ऐसा एक सर्किट जो साइनोसॉइडल वेव्स को हमारे लिए जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं साइनोसॉइडल ऑसिलेटर. इट जनरेट्स एन आउटपुट विदाउट एनी एसी इनपुट सिग्नल. एसी इनपुट सिग्नल इसे नहीं चाहिए, इसे सिर्फ डीसी इनपुट पावर चाहिए और ये आपको एसी आउटपुट प्रोवाइड कर देगा. इस तरह का सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस तरह का एक एम्पलीफायर डिज़ाइन किया गया है. एक सर्किट इस तरह का डिज़ाइन किया गया है जो कि एक डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में, हाई फ्रीक्वेंसी एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जो या अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें तो अगर एक एम्पलीफायर को हम पॉजिटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट कर दें तो वो एक तरीके का ऑसिलेटर जो है वो बन जाएगा. तो अगर हम सिंपल एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है? इट इंक्रीजेस द सिग्नल स्ट्रेंथ. जो इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, उसके लेवल को इंक्रीज करता है. लेकिन जो ऑसिलेटर है वो बेसिकली एक सिग्नल को जनरेट करता है, बनाता है, राइट. एंड it does this thing without any AC input signal. इसे कोई भी इनपुट सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ डीसी सिग्नल चाहिए. जब हम इसे डीसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एसी सिग्नल जो है उसे प्रोड्यूस करता है. इसके सर्किट की जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं, इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि ऑसिलेटर, इसका नाम ही क्लियर हो रहा है कि ये ऑसिलेशंस, साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस को जनरेट कर सकता है. और अगर जिसने जनरेट करना है उसे वो इनपुट सिग्नल, अगर वही उसको इनपुट सिग्नल देंगे तो वो चीज़ कैसे जनरेट कर पाएगा, राइट. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे एसी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया गया है, डीसी कंट्रोल इनपुट प्रोवाइड की गई है. जब एम्पलीफायर को हम ये दोनों इनपुट्स देते हैं तो जो एम्पलीफायर है आपका वो एसी आउटपुट देता है विद इन अ मैग्नीफाइड वे. ठीक है, मैग्नीफाइड वे इन अ सेंस कि उसको इंक्रीज करके, उसके लेवल को कन्वर्ट करके, अप करके, बढ़ा के. ठीक है. और अगर हम ऑसिलेटर की बात करें तो ये जो ऑसिलेटर है उसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसे कोई भी एसी इनपुट जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, सिर्फ डीसी इनपुट पावर जो है वो उसे प्रोवाइड की गई है. एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज गिविंग द आउटपुट ऑफ एसी सिग्नल, राइट. तो जब हम फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं एसी पावर की, ठीक है, तो जनरेटेड बाय एन एम्पलीफायर जो है वो एसी सिग्नल वोल्टेज से कंट्रोल होता है, जबकि जो ऑसिलेटर है इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट्स. जो सर्किट के अंदर जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसी के साथ ही कंट्रोल करता है. अगर ऑल्टरनेटर और ऑसिलेटर में हम डिफरेंस देखें तो जो ऑल्टरनेटर है वो एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वो भी साइनोसॉइडल वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी इनपुट, और अप टू 1000 हर्ट्ज के सिग्नल्स जो है वो जनरेट कर सकता है. उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन जो ऑल्टरनेटर है, जो मेन डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, जो ऑल्टरनेटर है अगर उसकी बात करें हम तो वो मैकेनिकल एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि जो ऑसिलेटर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है.
Along with that, जो ऑसिलेटर है it can produce higher frequencies to several megahertz. जो ऑल्टरनेटर है उसकी एक लिमिटेशन है, वो 1000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकता है, नॉट मोर देन दैट. बट ऑसिलेटर्स को हम मेगा हर्ट्ज में 10⁻⁶ की रेंज में भी ऑसिलेशंस को जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. जो ऑल्टरनेटर है उसमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, तो उसके बाद उसकी वजह से वेयर एंड टीयर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आ सकते हैं इसके बीच में. लेकिन जो आपका अल्टरनेटर है, ठीक है, जो, लेकिन हम जब ऑसिलेटर की बात करते हैं तो ऑसिलेटर के अंदर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी वेयर एंड टीयर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, मेंटेनेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. और जो ऑसिलेटर है इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस को चेंज करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत कंपोनेंट्स जो हैं उनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस करके तो हम लोग जो है अपना ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस जो है उनको चेंज कर सकते हैं. बट ऑल्टरनेटर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई हम लोग जनरली ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं. तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कितने टाइप्स के ऑसिलेटर्स होते हैं, तो इट इज़ समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक साइनोसॉइडल होते हैं और दूसरे नॉन साइनोसॉइडल होते हैं. तो साइनोसॉइडल का क्या मतलब है कि ऐसे ऑसिलेटर्स जो कि हमारे लिए आउटपुट जनरेट करते हैं हैविंग साइन वेव फॉर्म, ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बोलते हैं या साइनोसॉइडल, तो साइन वेव्स जनरेट करते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं. दूसरे टाइप के होते हैं नॉन साइनोसॉइडल. जो नॉन साइनोसॉइडल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरह की वेव शेप, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सॉटूथ, ऐसे अलग अलग तरह की वेव्स जो हैं वो जनरेट करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं नॉन साइनोसॉइडल या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स बोलते हैं. और उनकी जो रेंज है वो भी 0 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज में होती है, जबकि जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स हैं उनकी रेंज है वो थोड़ी सी हाई होती है. अब जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स हैं उनके अंदर हमारे पास 4 तरह के बेसिक ऑसिलेटर्स जो हैं वो होते हैं. ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर्स होते हैं, देन आरसी ऑसिलेटर्स हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस हैं. ये इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स की टाइप्स पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट देम. देन सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर ऑफ ऑसिलेशंस की, तो मतलब जो हमारी ऑसिलेशंस हैं वो किस तरह की हो सकती हैं. अब हम क्या दे रहे हैं अपने सर्किट को, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग डीसी इनपुट सिग्नल और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है वो इस तरह से बिहेव करे कि वो हमें आउटपुट जो है वो एसी के फॉर्म में प्रोवाइड करें, राइट. तो लेकिन अगर हम सिंपल किसी भी सर्किट की बात करें, जैसे सिंपल अगर कोई सर्किट है जिससे हम ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सर्किट है मान लो एलसी ऑसिलेटर सर्किट, राइट. तो एलसी में क्या है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हम लोग अगर कनेक्ट करेंगे तो इट कुड हेल्प अस प्रोड्यूस द ऑसिलेशंस. तो ये आउटपुट पे हमें ऑसिलेशंस जनरेट करके दे सकता है. लेकिन अगर हम उन ऑसिलेशंस को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह की, जैसे मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इस तरह की ऑसिलेशंस वो बनेंगी. अगर हम एक बार उन्हें इनपुट प्रोवाइड करके उसके बाद इनपुट हटा दें और उसके बाद हम अपना आउटपुट जो है उसको नोट करते रहें, तो इट विल बी लाइक दिस कि एक बार के लिए तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो कंप्लीट आएगा, लेकिन आफ्टर अ सम टाइम जो है वो डिके होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह की जो ऑसिलेशंस होती हैं, जो डिके होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं विद टाइम, क्योंकि उन्हें रेगुलरली इनपुट पावर जो है, सिग्नल जो है वो नहीं मिल रहा है, डीसी इनपुट जो है वो नहीं मिल रही है, तो वो विद डिक्रीज कर जाती हैं, अपना उनका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस कर जाता है विद टाइम. तो इस तरह की ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट. तो इसमें दूसरी तरह की ऑसिलेशंस भी हो सकती हैं जो ग्रोइंग ऑसिलेशंस जिन्हें बोलते हैं, वो भी डैम्प्ड ही कहलाती हैं, लेकिन वो ग्रोइंग होती हैं. उनमें क्या होता है कि आपका सिग्नल जो है वो इनिशियली जो है वो कम होता है, लेकिन आफ्टर सम पर्टिकुलर पॉइंट वो सिग्नल जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, कि वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. वो ग्रोइंग ऑसिलेशंस होती हैं, उन्हें भी डैम्प्ड ही बोलते हैं. डैम्प्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑसिलेशंस जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है. हम लोग इन्हें अपने सर्किट्स के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते. ना ही हमें ऐसी ऑसिलेशंस चाहिए जो कि रिड्यूस हो जाएं विद टाइम, ना ही हमें ऐसी ऑसिलेशंस चाहिए जो कि ग्रो करें विद टाइम, मीन स्टार्ट करें कम से और उसके बाद बढ़ती चली जाएं. तो इस तरह की ऑसिलेशंस वी डोंट रिक्वायर. हमारे सर्किट्स के अंदर इस तरह की ऑसिलेशंस की कोई जगह नहीं है. तो दैट इज वाई हम लोग जो ऑसिलेशंस चाहिए जो हमारे लिए वर्क करती हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड द
अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो है वो ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है विद टाइम। जितने मर्जी टाइम के लिए आप इसको सिग्नल को वेरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्किट चला रहे हैं, आपका जो आउटपुट है, आपका जो एम्पलीट्यूड है आपके सिग्नल का, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट द फ्रीक्वेंसी जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की वो भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस तरह की ऑसिलेशंस जो हैं जो हमें चाहिए हमारे सर्किट के अंदर, हमारे जो सर्किट है हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहते हैं कि इस तरह की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस हों, ताकि उनमें कोई भी पावर लॉसेस ना हो, कोई भी हमें कंपनसेशन टेक्निक्स अगर लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम वो भी लगा दें, तो हमारा पावर लॉस नहीं होना चाहिए और हमें इस तरह की अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो मिलनी चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स की बात करें तो हम ऐसा कहते हैं कि सर्किट जो है, जो नेगेटिव फीडबैक वाला सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीफायर, और जो सर्किट में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटर, राइट। तो पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है? जैसे हम नेगेटिव फीडबैक में कहते थे कि ऐसा सर्किट जिसका जो फीडबैक पोर्शन है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, कि जो आप आउटपुट से दे रहे हो उसके कंपैरेटिवली जो आप आउटपुट से इनपुट को दे रहे हो वो 180 डिग्री का फेस डिफरेंस से जा रहा है, तो वो नेगेटिव फीडबैक होती है। और अगर हम 360 के फेस डिफरेंस पे भेजते हैं या विदाउट एनी फेस डिफरेंस, यानी कि 0 डिग्री या 360 डिग्री आप बोल सकते हो, कि जो एम्पलीफायर सर्किट है वो 180 का फेस शिफ्ट देता है, और जो हम फीडबैक नेटवर्क लगा रहे हैं अगर वो भी 180 का फेस शिफ्ट दे दे तो 360 हो गया टोटल। तो 360 मीन्स दोबारा से 0। तो उस तरह की जो फीडबैक होती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ विद इन फेज जो है वो होता है, जिसकी वजह से आपके इनपुट की जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है, जो पॉजिटिव फीडबैक है उसे हम डीजनरेटिव फीडबैक या डायरेक्ट फीडबैक भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो फीडबैक्स हैं वो हम लोग यूज करते हैं ऑसिलेटर के अंदर, जिनकी वजह से आपको ऑसिलेटर सर्किट जो है वो बनता है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे हम डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की, तो हम यहाँ पे सिंपल बात करते हैं एक ऑसिलेटरी सर्किट की। एक नॉर्मल ऑसिलेटरी सर्किट जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हमें टैंक सर्किट्स को यूज करना पड़ेगा। तो टैंक सर्किट किसे बोलते हैं? एक सिंपल इंडक्टर और सिंपल अगर कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करें आपस में एक पैरेलल फॉर्मेट के अंदर, तो इसे हम बोल देते हैं सिंपल टैंक सर्किट, राइट। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या है? एक डीसी सोर्स है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसमें डीसी सोर्स लगाया है, ठीक है। तो उस डीसी सोर्स को हमने कनेक्ट किया है थ्रू अ स्विच। तो अगर जब ये स्विच को हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा कि जो आपका कैपेसिटर है जिसको हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं अपने डीसी सोर्स के साथ लगा के, फॉर एग्जांपल कि हम लोग अपने डीसी सोर्स के साथ लगा के इस कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। तो अगर हम इसे ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं तो उसके बाद जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, और इस तरह से आपका करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा थ्रू दिस नेगेटिव पॉइंट टुवर्ड्स दिस इंडक्टर। तो इंडक्टर के थ्रू जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा। तो जैसे जैसे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे आपके इंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, और जैसे जैसे इंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी। तो एक बार जब आपका कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कोलैप्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये एक काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं BEE के अंदर। तो लेंजेस लॉ क्या बोलता है? इट अपोजेस द फील्ड प्रोड्यूसिंग इट। जो भी आपका चार्ज होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब वो ईएमएफ जनरेट करता है तो वो जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो उस सोर्स को अपोज करता है जिसने उसको जनरेट किया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट लेंजेस लॉ क्या हो रहा है, आपने जो कैपेसिटर था जो आपको सिग्नल, जो इंडक्टर को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था, सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के अक्रॉस जो जनरेट हो रही थी, जब वो रिलीज होना स्टार्ट हुई, जब
जब वो कोलैप्स होना स्टार्ट हुई तो उसने एक काउंटर ईएमएफ जो है उसको प्रोड्यूस किया। काउंटर ईएमएफ मतलब ऑपोजिट जो ईएमएफ है, सॉरी, वो उसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट थी वो नेगेटिव बन गई और जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट थी वो पॉजिटिव बन गई। तो उसने अपोज कर दिया उस सोर्स को जहां से उसे सिग्नल मिल रहा था। अब फिर दोबारा से क्या हुआ, फिर से अगर कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया तो फिर दोबारा से ये डिस्चार्ज होगा। अब वो डिस्चार्ज होगा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, अब उल्टी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम अब इस इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम यहाँ पे अगर हम चेक करें कि क्या सिग्नल मिल रहा है हमें, तो एक बार हमें पॉजिटिव सिग्नल जो है वो मिलेगा, दूसरी बार हमें नेगेटिव सिग्नल मिलेगा। मींस फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकेंड हाफ साइकिल। तो इस तरह से हमारे सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरचेंजेबिलिटी इन द एल एंड सी, जो कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस जो है उनके बीच में जनरेट होंगी। लेकिन अगर हम आइडियल सर्किट की बात करें तो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, जो ऑसिलेशंस हैं वो इंडेफिनेटली कंटिन्यू होती रहेंगी, चलती रहेंगी। प्रैक्टिकल टैंक सर्किट जो है वो इस तरह से वर्क करता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सर्किट की बात करें तो इसमें रेजिस्टिव, रेडिएशन, डाइलेक्ट्रिक, बहुत सारे लॉसेस जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इस तरह के सर्किट में। और इन लॉसेस की वजह से आपकी जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस बन जाती हैं। तो दैट इज़ वाई हमें जब भी इस तरह का सर्किट, टैंक सर्किट या एलसी सर्किट जब हम लोगों को बनाना है तो इसमें स्विच जो है क्लोज करने के बाद भी यहाँ पर भी हमें जो डीसी सर्किट है, जो डीसी सिग्नल है वो इसके साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि हाँ जो रेगुलर इनपुट है वो उस सिग्नल को मिलती रहे, वो हमारे सर्किट को मिलती रहे। तो अगर हमारे सर्किट को रेगुलर सिग्नल जो है वो मिलता रहेगा, रेगुलर डीसी इनपुट जो है वो मिलती रहेगी, तो हमारा जो सर्किट है वो सही तरीके से वर्क करेगा और उसमें जो ऑसिलेशन है, जो लॉसेज हैं, वो साथ साथ में कंपेंसेट होते जाएंगे और उस टाइम पे हमें कोई भी जो डैम्ड ऑसिलेशंस हैं वैसी नहीं देखने को मिलेगी, हमें अनडैम्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे। अगर रेगुलरली हमारा जो डीसी पावर है वो इस सर्किट को रेगुलरली मिलती रहेगी, इसके साथ कनेक्टेड रहेगी, उसको हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इसी सर्किट के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें टैंक सर्किट एल और सी सर्किट के अंदर, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसे हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक सर्किट, जिसकी वैल्यू है 1/2 पाई अंडर द रूट LC. So this is the formula for calculating the frequency in any टैंक सर्किट। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, राइट, तो वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/√C के या √C के, जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो इफ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर यूज्ड इज लार्ज, तो चार्ज एंड डिस्चार्ज टाइम पीरियड जो है वो भी लार्ज हो जाएंगे और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। तो 1/√C अगर हम सिर्फ कैपेसिटेंस की बात करें, अगर हम सिर्फ इंडक्टेंस की बात करें तो 1/√L, 1/√L here it should be mentioned upon, it's not mentioned here, तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। दिस इज 1/√C एंड दिस इज 1/√L। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, तो ये भी हमारी जो है इंडक्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से इनकी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है इट इंडिकेट्स कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी दोनों की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। तो ना ही एल की और ना ही सी की, दोनों में से किसी की भी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉस ना हो, कम ना हो। क्योंकि किसी की भी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉस होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप एक सर्किट जो है वो बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल ऑसिलेटर सर्किट की बात करें तो एक हमने एम्पलीफायर लगाया, एम्पलीफायर के बाद हमने एक फीडबैक नेटवर्क लगाया, फीडबैक नेटवर्क के बीच में हमने क्या लगा दिया, फीडबैक नेटवर्क और एम्पलीफायर को देने से पहले हमने बीच में एक टैंक सर्किट लगा दिया, राइट। तो ये जो टैंक सर्किट है ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिसाइड कर सकता है
और उसमें एल और सी की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए आपके सर्किट को, कितनी ऑसिलेशंस, कितने वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस जो आपने जनरेट करने हैं, मेगाहर्ट्ज में करने हैं या उससे कम में करने हैं, थाउजेंड्स ऑफ में करने हैं, किलोहर्ट्ज में करने हैं, जो भी आप चाहते हो, तो वो टैंक सर्किट की एल और सी के अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड कर सकते हो, या जो भी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप एल और सी की वैल्यूज जो है उनको डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑसिलेटर, की जो फ्रीक्वेंसी है आपके ऑसिलेटर की वो स्टेबल रहनी चाहिए, मींस वो कांस्टेंट रहनी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम लोग बीजेटी, एफईटी ये चीज़ें जो है वो कनेक्ट करते हैं। देन टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो ना हो सर्किट कंपोनेंट्स के ऊपर ज़्यादा, तो इस तरह के जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा अफेक्ट ना करे। अगर डीसी वोल्टेज में कोई सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो वो उसको ज़्यादा ना अफेक्ट कर पाए सिर्फ ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह से इस सर्किट को क्यू फैक्टर एंड बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, कैपेसिटेंसेस, इंडक्टेंसेस, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखना है कि जो आपका ऑसिलेटर है वो सही तरीके से वर्क करे, जो फ्रीक्वेंसी वो जनरेट कर रहा है वो स्टेबल फ्रीक्वेंसी रहे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऑसिलेटर सर्किट बनाना है उसमें सिर्फ एल और सी कंपोनेंट्स ही यूज़ होंगे, उसमें आर सी कंपोनेंट्स भी यूज़ हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी यूज़ हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज़ कि आपका जो ऑसिलेटर है उसकी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव फीडबैक होनी चाहिए, राइट। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि जो आपका आउटपुट है और आपका जो इनपुट है वो 360 डिग्री में आउट ऑफ फेज होना चाहिए। दैट मीन्स कि इन फेज होना चाहिए, या 0 डिग्री आउट ऑफ फेज जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, द बेसिक्स ऑफ ऑसिलेटर्स, दैट हाउ द सिग्नल इज जनरेटेड, व्हाट इज the oscillations, what is the damped oscillations, undamped oscillations, how they are generated, why there is a need of frequency stability. So this was all about today. So I hope you all are clear with the topic, and if there will be any doubts we will be taking them in the live sessions. So till then, do like and comment on my video so that I could know that you all have seen it and gone through it thoroughly. So thank you so much for today's lecture.